पौधे का रिप्रोडक्शन के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट भाग होता है पुष्प अर्थात फ्लावर। पुष्प के अगर पार्ट्स को लेकर के चलें तो इसमें सबसे अहम जो भाग होते हैं रिप्रोडक्शन के व्यू पॉइंट से वो होते हैं स्टैमन अर्थात जनरली एंड्रोशियम और गायनीशियम अर्थात फीमेल पार्ट। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं स्टेमन एंड्रोशियम की यूनिट है, जबकि कार्पल जो है वो गायनीशियम की यूनिट है। हम रिप्रोडक्शन के लिए हिसाब से बात करें तो ये जो स्टेमन के एंथर्स हैं, एंथर्स के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो गायनीशियम है इसकी ओवरी पार्ट में ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जाकर के फीमेल पार्ट का जो फीमेल गैमेट है उसका निर्माण होता है। जनन को अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समराइज करना चाहें तो आप कहते हैं कि एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं बीजाणु जनन अर्थात स्पोरोजेनेसिस। स्पारोजेनेसिस के बाद में दूसरी प्रक्रिया होती है गैमेटोजेनेसिस। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मेल पार्ट जो है उसमें स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है इसको कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु जनन अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो बाद में रिडक्शन डिवीजन के बाद के थ्रू बनते हैं स्पोर्स, और इन स्पोर्स से बनते हैं गैमेट्स, और गैमेट्स के निर्माण की जो प्रक्रिया है ये माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ऐसे ही फीमेल स्ट्रक्चर में बात करें हम लोग तो यहाँ पर बनते हैं मेगा स्पोर ड्यू टू द रिडक्शन डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद में अगला स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड एज द मेगा गैमेटोजेनेसिस, जिसके फलस्वरूप एग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं दिस वन इज द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, और दूसरी स्ट्रक्चर जिसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कोलन। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग नॉर्मली एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और अब तक हमने पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसको पोलन कहते हैं। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये स्ट्रक्चर सिचुएटेड होती है गायनीशियम के आखिरी भाग ओवरी के अंदर स्थित ओव्यूल्स में। तो ये जितने भी परिवर्तन हुए इन सब को हमने स्टडी किया परागण से पूर्व की घटनाओं के तौर पर। तो अभी हम लोग डिस्कस करना है परागण हुआ क्या और परागण के बाद में क्या परिवर्तन होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएमबी इंटर कॉलेज अलीगढ़ की वर्चुअल स्टडी क्लासेस में। उच्च माध्यमिक संवर्ग के अंतर्गत हम लोग स्टडी कर रहे हैं जीव विज्ञान। कक्षा 12th अर्थात द्वादश के लिए विषय जीव विज्ञान, और अभी हम लोग लेके चल रहे हैं जो 12th की फर्स्ट यूनिट है और टोटल बायोलॉजी की 6th यूनिट है, छठी यूनिट है। इसके अंतर्गत हम अभी कर रहे हैं सेकंड चैप्टर का जो है पुष्पीय पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। प्रस्तुत है इसका तीसरा भाग आपके शिक्षक भूपेंद्र सिंह के द्वारा। यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, तृतीय खंड परागण। तो परागण के अभी हम लोग लेके चले कि बेस्ड ऑन द सेक्स पर्टिकुलर लैंगिकता के आधार पर हम फ्लावर को अगर लेके चलें तो दो प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। नंबर 1 बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या द्विलिंगी फ्लावर, और दूसरे होते हैं एक लिंगी फ्लावर्स या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। द्विलिंगी फ्लावर्स को हम लोग बाइसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। बाकी जो एक लिंगी फ्लावर्स होते हैं इनको हम लोग यूनिसेक्सुअल्स कहते हैं। ओके, तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं द बेस्ट एग्जांपल फॉर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल मीन्स एक सेक्स एक फ्लावर के अंदर होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि फैमिली कुकुरबिटेसी में ये तोरई का फ्लावर्स हम लोग लेके चले हैं। तो यहाँ मेल फ्लावर जो है इसमें आप देख रहे हैं कि बाकी अननेसेसरी पार्ट्स के अलावा जो आवश्यक भाग है उसमें से केवल जो मेल स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर उपस्थित है, जबकि यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ओवरी पार्ट है, अर्थात इसके अंदर गायनीशियम है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पेंटाफिड स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा। ओके,
तो कुल मिलाकर के अगर नर व मादा पुष्प अलग अलग हैं तो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं, और अगर दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर स्थित होते हैं तो उस कंडीशन में उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ओके, अब एक आश्रयी या एक लिंगी फ्लावर्स जो हुए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इनको फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, मोनोइशियस और डायोइशियस। मोनोइशियस हम डिफाइन करें उसको तो ये हुआ कि अगर दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स, वो बात अलग है कि मेल फ्लावर अलग है फीमेल फ्लावर अलग है, बट इफ बोथ द फ्लावर्स आर सिचुएटेड ओवर द सिंगल प्लांट, एक ही पौधे की अलग अलग शाखाओं पर या एक ही शाखा पर क्या हुआ कि अलग दोनों प्रकार के फूल अगर अवेलेबल हैं, दे आर कॉल्ड एज द मोनोइशियस। सो बेसिकली दे आर यूनिसेक्सुअल्स, ओके, बट ऑन द सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस मे बी। जबकि डायोशियस के केस में क्या होता है कि हैं तो ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, लेकिन क्या है कि ये डिफरेंट प्लांट्स में मिलते हैं, यानी मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। इस तरह का बेस्ट एग्जांपल यू कैन सी इन केस ऑफ द पपाया। पपीता के केस में इस तरह का आपको एग्जांपल मिल सकता है। बाकी और एग्जांपल्स में हम बात करें तो यू कैन सी इन केस ऑफ द मोरस एल्बा, शहतूत जिसको बात करते हैं। जबकि मोनोइशियस में आपको अभी एग्जाम्पल बताया मैंने, फैमिली कुकुरबिटेसी जो है, कुकुरबिटेसी आपने देखा है कि आपके घर के आसपास जहाँ मिट्टी कच्ची है वहाँ पर आप देखते हैं कि इस दौर में कुकुरबिटेसी फैमिली का कोई ना कोई प्लांट उग जाता है। वो तोरई हो सकती है, कंदूरी हो सकती है, कद्दू, लौकी, करेला, कुछ भी हो सकता है। आप देखते हैं कि एक ही प्लांट है, एक ही बेल है और उसके ऊपर क्या है, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर्स लगे हुए हैं, बस उनकी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फ्लावर्स भी अलग अलग होते हैं। ओके, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द मोनोइशियस। डायोशियस के केस में हम जब बात करते हैं तो क्या होता है कि डायोशियस के केस में आप लेके चलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, आप देखते हैं कि आपके पास में शहतूत का एक पौधा लगा हुआ है, काफ़ी पुराना हो चुका है, परंतु अब तक आपको उसके ऊपर फल आते हुए दिखाई नहीं देते। पौधे की कोई दोष नहीं है, वास्तव में वो नर पौधा है जिसके ऊपर आपको फ्रूट्स आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार से आप जो पपीता है, आपने देखा कि अनायास ही बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, परंतु कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर कभी आपको फल जैसी कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा। तो आप कहते हैं कि ये बांझ है, ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट स्टेराइल, वो वास्तव में एक नर पौधा है। ओके, जैसे आप डायग्राम में इजीली देख पा रहे होंगे। तो मोनोइशियस के केस में क्या हुआ, अब यहाँ आप बात कर रहे हैं। सो हियर द फ्लावर्स हैविंग द बोथ काइंड ऑफ द सेक्स एज द मेल स्ट्रक्चर्स, आप देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द दीज स्टेमन्स, और बीच में आपको फीमेल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यस, तो ये क्या हुए, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हुए। जबकि दूसरी तरफ हम लोग बात करें, जहां आप मेरे इस कर्सर को देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही पौधे की एक ब्रांच पर क्या है, मेल फ्लावर्स आ रखे हैं और दूसरी ब्रांच पर फीमेल स्ट्रक्चर्स आ रखी हैं। ओके ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द मोनोइशियस कंडीशन। यस, जबकि डायोइशियस को आप याद रखिए डिवोर्स से। तो डिवोर्स जब होता है तो क्या होता है, मेल अलग और फीमेल बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी तरह से क्या होगा, आप देख रहे हैं कि फीमेल प्लांट बिल्कुल अलग है जिसके ऊपर कोई मेल फ्लावर नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो प्लांट है वो मेल प्लांट है, इसके ऊपर कहीं भी कोई भी फीमेल फ्लावर नहीं है। यस, दूसरे डायग्राम में भी आपको जो है दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ आप देख रहे हैं इट इज़ द ओनली मेल फ्लावर बिकॉज ऑफ व्हाट, इट डजंट हैविंग एनी फीमेल स्ट्रक्चर एज द गायनीशियम और कार्पल। ओके, यहाँ आप बात कर रहे हैं ये केवल फीमेल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेल स्ट्रक्चर्स नहीं है। यस, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डायोशियस प्लांट्स। जबकि यहाँ बात कर रहे हैं ये मोनोइशियस प्लांट है, तो मोनोइशियस प्लांट में आप देख रहे हैं कि दो कंडीशंस हो सकती है। मोनोइशियस आपने बताया बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है, और आपका ये यूनिसेक्सुअल और मोनोइशियस भी हो सकता है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उदाहरण के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया, उदाहरण के तौर पर आपको याद रखना है, मोनोइशियस के केस में आपको जो एग्जाम्पल लेकर के चलना है वो फैमिली कुकुरबिटेसी के मेंबर्स लेकर के चलने हैं, जबकि डायोशियस के तौर पर जो आपको उदाहरण लेकर के चलने हैं वो पपीता, शहतूत वगैरह लेके चलने हैं। यस, नेक्स्ट इज द मेन टॉपिक आती है, हम लोग आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, दैट इज द पॉलिनेशन अर्थात परागण। जैसा कि आप इस डायग्राम में
देख रहे हैं कि एक एजेंट है, एक इंसेक्ट है जो एक फ्लावर के आसपास घूम रहा है और फ्लावर के अंदर जैसे लेबलिंग दिखाते हैं यहाँ पर क्या है, आसपास पोलन ग्रेन्स बिखरे पड़े हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? एंथर में से निकल रहे हैं और बीच में इसके क्या है, एक फीमेल पार्ट है इसमें। तो अल्टीमेटली ये जो बी है ये इनको यहाँ तक अप्रोच करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो डिफाइन करते हैं। हमने कहा कि फ्लावर के जो मेल पार्ट्स हैं अर्थात पुंकेसर हैं, तो उनमें से पराग कणों का फ्लावर के फीमेल पार्ट अर्थात स्त्री केसर यानी कि गायनीशियम की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको पॉलिनेशन अर्थात परागण कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब ये परागण की जो प्रक्रिया है, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम सीधे बात करते हैं कि ये जनरली दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है कैसे? नंबर 1 स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन और नंबर 2 पर परागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन। आइए दोनों को बारी बारी से डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द सेल्फ पॉलिनेशन। तो जैसे कि आप सेल्फ पॉलिनेशन में देख पा रहे हैं, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस पिक्टोग्राफ, यस डजंट मैटर। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस है, पहली बात तो यहाँ पर एक एक शब्द पर गौर कीजिए कि फ्लावर का बाइसेक्सुअल अर्थात द्विलिंगी होना जरूरी है। द्विलिंगी एवं एकल पुष्प, एकल पुष्प का मतलब है सिंगल फ्लावर के अंदर होने वाली प्रोसेस। तो द्विलिंगी एवं एकल पुष्प में होने वाली प्रक्रिया, ऐसी परागण की प्रक्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो यानी कि दूसरे फ्लावर की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब इसको और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे कि द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल एंड सॉलिटरी फ्लावर में इसके जो मेल स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से पराग कणों का इसकी फीमेल स्ट्रक्चर अर्थात गायनीशियम तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, अभी सेल्फ पॉलिनेशन क्या है इसको हम बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला अध्याय जो इसमें पहला स्लाइड रहेगा, दैट वुड बी द अडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट के अंदर ऐसी क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं कि वो स्वपरागण के अनुकूल हो जाए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे बहुत शॉर्ट में। दूसरा स्टडी करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं। ओके, जिन पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन की अपेक्षा किस बात में बेहतर है। तीसरा पॉइंट हम लोग जहां स्टडी करेंगे दैट विल बी द सेल्फ पॉलिनेशन के लॉस क्या क्या हो सकते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं इसके फर्स्ट स्लाइड से, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन के अनुकूलन। तो स्वपरागण के अनुकूलन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या अडेप्टिव मेजर्स हो सकते हैं प्लांट के अंदर, उनको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। पहला है बाइसेक्सुअलिटी अर्थात द्विलिंगी पुष्प का होना बहुत जरूरी है। एक लिंगी पुष्प में किसी भी हालत में स्वपरागण नहीं होगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाइसेक्सुअलिटी इज द प्राइम कंसर्न फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो इसके अंदर क्या है आपका मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स दोनों का होना जरूरी है। देयर आफ्टर यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि इंट्रोज एंथर लोब्स। अब ये इंट्रोज और एक्सट्रोज आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। वास्तव में हुआ क्या कि इंट्रोज हम कहते हैं, अगर जैसे आपने एंथर लोब के बारे में बात की थी, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, तो आपने कहा कि ये जो परागकण है, परागकण के सबसे ऊपर जिसमें ये स्टैमन जो है, स्टैमन के सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर परागकण बनते हैं अर्थात एंथर लोब्स। अब ये एंथर लोब जब फटेगी, खुलेगी, तो खुलने का डायरेक्शन क्या रहेगा उस बात पर डिपेंड करता है। अगर इसका ओपनिंग अंदर की तरफ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग टाइप का होगा। 100% नहीं कह सकते हम लोग, इसीलिए हम लोग क्या पहले पॉइंट पर इसको नहीं लिए। अच्छा, अगर वो बाहर की तरफ है तो नॉर्मली उसको हम लोग एक्सट्रोज कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ब्लैक कलर से, तो ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज फॉर द एक्सट्रोज एंथर लोब्स के लिए। ओके, तो ये जो होगा ये कैसा होगा, ये क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर होगा। जबकि ये स्थिति है या इसके टर्मिनल पोर्शन से है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ टिप से इसकी ओपनिंग है,
तो अगर एंथर लोब्स टिप से खुल रही हैं उस कंडीशन में भी क्या है, इसमें पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। यस, तो दिस वन, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों स्थितियों में जो पॉलिनेशन की संभावना है वो क्रॉस पॉलिनेशन की ज्यादा होंगी, बट ओनली विद इन दिस व्हेन वेयर द एंथर लोब्स हैविंग इंट्रोस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट। तो यहां पर क्या होगा, यहां सेल्फ पॉलिनेशन की प्रायोरिटीज होती हैं। ओके, तीसरा मेजर पॉइंट लेके चलते हैं, होमोगैमी। होमोगैमी का अर्थ क्या हुआ इसको समझ लें। अभी हम बात करें तो प्लांट के अंदर दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये मेल स्ट्रक्चर्स हैं, ये फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं। अभी मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स अगर सेम टाइम मैच्योर होती हैं अब तो उस चीज का एडवांटेज है। यस, लेकिन अगर मेल स्ट्रक्चर पहले डेवलप हो गई, उस समय तक फीमेल तैयार नहीं है, तो क्या होगा, इसके पोलन ग्रेन्स गिर करके भी क्या होगा, इसके यूज में नहीं आ पाएंगे। ओके, तो कहने मतलब दोनों के दोनों को एक साथ मैच्योर होना जरूरी है। तो आपने देखा BS में लिखा है सेम टाइम मैच्योरिटी ऑफ द मेल एंड द फीमेल स्ट्रक्चर्स मींस द स्टैमन एज वेल एज द कार्पल। तीसरा पॉइंट जो लेके चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ शॉर्ट में कई बार पूछा जा चुका है, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी को आप बहुत शॉर्ट में अगर आप कहते हैं तो दैट इज द अनओपन्ड फ्लावर। ऐसे फूल जो सामान्यतः खिलते नहीं हैं। अब नहीं खिलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लावर है ये बड स्टेज में इसका जो स्टेमन्स वगैरह हैं वो सिक्योर रहेंगे। अब अंदर अगर स्टेमन मैच्योर भी होते हैं तब भी इसके पास बाहर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि सारा सारा स्ट्रक्चर किसने कवर किया हुआ है, पेटल्स ने कवर किया हुआ है। ओके, तो उस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन मजबूरी में होना ही होना है। तो पहला तो ये हुआ। दूसरे बड़े बेस्ट एग्जाम्पल से आप देखते हैं क्लिस्टोगैमी के, तो इन केस ऑफ, जैसा कि आप शायद डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यस, क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी का बेस्ट एग्जांपल है ग्राउंडनट। क्या कभी इतना तो आप लोग समझ गए कि ग्राउंडनट्स जो हैं जमीन के अंदर उगती हैं, हाँ, सबटेरेनियन होती हैं। तो क्या आप कहीं ऐसे कंफ्यूज तो नहीं है कि जो ग्राउंडनट्स हैं दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स? नो, नेवर। ग्राउंडनट्स, क्योंकि आप लोग 11th क्लास की जो मॉर्फोलॉजी टॉपिक है उसमें आप पढ़ चुके हैं कि ग्राउंडनट जो है लोमेंटम फ्रूट है और एक ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट का मतलब ये हुआ कि ये फ्लावर से ही डेवलप होता है। होता वास्तव में ये है कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं नॉर्मली बेस के आसपास होते हैं। ओके, जनरली क्या होता है कि अनओपन्ड फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होगा, वहां पर जो है अपने आप को वापस मिट्टी के अंदर धंसा लेते हैं। यस, तो आगे का जो डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होगा वो अनओपन्ड होगा, उसके बाद में क्या है, जमीन के अंदर चला गया, तो क्रॉस पॉलिनेशन की सारी प्रोबेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। यस, इसी तरह का एग्जांपल आप देखते हैं इन केस ऑफ द खट्टी बूटी, जिसको आप लोग ऑक्जेलिस भी कहते हैं। कुछ और प्लांट्स में हम बात करें तो गार्डन नेस्टर्शियम, आपके स्कूल के बगीचे में छोटे से हर्बेशियस प्लांट्स मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा कॉमेलाइना, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्लिस्टोगैमी टाइप का फिनोमेनन पाया जाता है। ओके, सो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस एडेप्टेशंस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन अमॉन्ग फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए दूसरा चीज लेके चलते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण के फायदे क्या हैं? तो फायदों को लेकर के अगर हम चलते हैं तो पहला है प्योरिटी ऑफ द जनरेशन। प्योरिटी ऑफ जनरेशन मीन्स जैसा मदर प्लांट था, मदर प्लांट के जैसे ही कैरेक्टर डॉटर्स में अर्थात सीड्स में रहेंगे, और जब वो सीड्स से नया प्लांट डेवलप होगा तो उसमें कैरेक्टर्स कैसे होंगे, मदर के समान ही होंगे, उनमें बहुत कम परिवर्तन होता है। यस, दूसरा कैरेक्टर लेके चलते हैं, लेस नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड। जब इस्तेमाल ही कम होने हैं तो उनका फॉर्मेशन भी कम होता है। तो प्लांट जो है दैट विल नॉट वेस्ट इट्स एनर्जी, अपनी जो क्षमता है उसको एक्स्ट्रा अननेसेसरी पोलन ग्रेन्स बनाने में वेस्ट नहीं करता। बहुत कम मात्रा में जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उन्हीं से उनका प्रोसेस हो जाता है। नो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। पॉलिनेटिंग एजेंट्स एजेंसीज जो हैं, विभिन्न प्रकार की एजेंसीज के भरोसे प्लांट नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि हवा चली या नहीं चली, उसे फर्क नहीं पड़ता कि बहुत सारे कीट आसपास हैं या एक भी नहीं है। ओके, क्योंकि उसका पॉलिनेशन अपने आप ही हो जाना है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। चौथा पॉइंट लेके चलते हैं, दैट इज द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द एसेसरी प्रोडक्ट्स लाइक द नेक्टर, कलरफुल पेटल्स, स्मेल्स एटसेट्रा। आपने देखा है
कि फ्लावर्स जो हैं आपको अट्रैक्टिव इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके पेटल्स जो हैं बहुत चमकीले होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, अच्छे कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं। अदरवाइज उनके अंदर अगर ऐसा नहीं है तो इसके अलावा क्या होगा, उनके अंदर बड़ी सुंदर मतलब बड़ी सुगंधित खुशबू रहेगी, गंध रहेगी। तो ये सारे मटेरियल प्लांट क्यों डेवलप कर रहा है, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना है इनको, मीन्स द पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। तो यहाँ जब पॉलिनेटिंग एजेंट्स का कोई रोल ही नहीं है तो वाई शुड प्लांट वेस्ट इट्स एनर्जी इन प्रोड्यूसिंग ऑफ नेक्टर्स और द स्मेल एनीथिंग एल्स। ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाता है इसके लाभ क्या हैं, तो ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए आप 4 पॉइंट में इसको खत्म कर देंगे। प्योरिटी ऑफ जनरेशन अर्थात पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। लेस नंबर्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर यूज, बहुत कम मात्रा में परागकणों का खर्चा होता है, इसीलिए कम बनाने पड़ते हैं। नो पॉलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, किसी भी परागण एजेंसी या एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और अन्य कवि सहायक पदार्थों जैसे कि खुशबू, जैसे कि नेक्टर, मकरंद, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ डिसएडवांटेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये स्वपरागण जो है इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है, इनको बहुत शॉर्ट में लेकर के चलते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इसके नुकसान और फ़ायदों को लेकर के चलना, क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स जो होगा, उल्टा जो होगा, वो कहाँ होगा, दैट वुड बी इन केस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ मैंने बताया कि लेस वायबल सीड्स, इससे जो बीज बनेंगे उनके जीवित रहने की संभावनाएं कम रहती है, अर्थात उनसे कोई पौधा, स्वस्थ पौधा अंकुरित हो जाएगा, ऐसी बहुत कम संभावनाएं होती हैं। दूसरी बात, जो बीज बनते हैं वो बहुत हल्के, महीन, कमज़ोर होते हैं। यस, वजन में भी काफ़ी हल्के होंगे। अब उनके अंदर एंडोस्पर्म वगैरह भी नहीं होगा, तो इस तरह से क्या है, उनको अगर हम बात करें वाइटलिटी के व्यू पॉइंट से भी कमज़ोर हैं, और बाकी बात की जाए कि इनका जो स्टैमिना है, स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से भी ये कमज़ोर होंगे। कम मात्रा में बीज बनते हैं, लेस नंबर ऑफ द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू द क्रॉस पॉलिनेशन। यस, एंड हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। तो हाइब्रिड विगर बिल्कुल उस तरह से है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर कोई पूछता है कि लॉस क्या है, तो लॉस ये है कि लगातार कई जनरेशन तक अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही जीव बन रहा है तो उसका जो विगर है, उसकी जो क्षमता है, उसका जो ओज है या उसकी जो पावर है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप अपने घरों में देखते हैं, जब आपके घर में दही जमाई जाती है, अगर आप जो दही जमी है उसी में से लेकर के आपने अगले दूध में डाल दिया, फिर उसी से लेकर के आपने अगले दूध में डाल दिया, इस तरह से उसी को आप कंटिन्यूस वे में इनोकुलम की तरह से यूज़ करते रहेंगे, तो आप देखते हैं दही के टेस्ट में और उसका जो कहना चाहिए कि क्वालिटी होती है वो क्या होती है, पुअर होती चली जाती है। बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑल द बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द वेजिटेटिव मोड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर वगैरह, उसकी वजह से इसके अंदर क्या है, एक रिजुविनेशन ऑफ द एनर्जी डेवलप होती है, जिसके हम लोग हाइब्रिड विगर या संकर ओज कहते हैं। यस, ये चीज़ आपको सेल्फ पॉलिनेशन के केस में नहीं मिल पाती है। आइए बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन जैसे नाम से ही क्लियर है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक ही प्रजाति की, अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक ही स्पीशीज का होना, कम से कम 2 पुष्पों का होना। वहाँ पर हमने बात की थी केवल सिंगल फ्लावर से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम 2 फूलों का होना जरूरी है, भले ही वो एसेक्सुअल मोनोइशियस हो, भले ही वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हों या फिर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हों, लेकिन 2 का होना बहुत जरूरी है। दोनों यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या दोनों, अच्छा, ये दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो आप कहेंगे कि द्विलिंगी अथवा एक लिंगी पुष्पों के नर भाग का पराग कणों का उसी प्रजाति के फीमेल पार्ट की गाइनिशियम की स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन। As you can watch in the diagram, what happens to this? I think there is some problem with this picturization. तो इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है, that is called as the cross pollination. Okay? अब क्रॉस पॉलिनेशन को भी क्या हुआ,
हम आपकी सुविधा के हिसाब से 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सो दैट इज द इसका अनुकूलन, दूसरा इसके लाभ और तीसरा इसके लॉस। चलिए फटाफट लेके चलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के अनुकूलन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या अडेप्टेबिलिटीज हैं जो प्लांट को या फ्लावर को हेल्प करती हैं विद इन द क्रॉस पॉलिनेशन। देयर इज स्लाइट स्पेलिंग मिस्टेक विद इन दिस स्लाइड, प्लीज इग्नोर इट। ओके, तो ये हमने 5 पॉइंट्स मेजर लेकर के चले। नंबर 1, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, एक लिंगी होगा, या फिर स्पेशली डिजाइन बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, दूसरी बात, इलोंगेटेड स्टिग्मा एंड फिलामेंट्स। यहाँ हम बात करें कि जो स्टाइल है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि फ्लावर की ये लंबी स्टाइल है, दिखाई दे रहा है ना, और बाकी इसके जो फिलामेंट हैं एंथर्स के, वो भी क्या हैं, काफ़ी लंबे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो स्ट्रक्चर है, दीज आर द एडवांटेजेस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तीसरा लेके चलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द एसेसरी फूड प्रोडक्ट्स लाइक द नेक्टर, स्मेल, कलरफुल ब्रैक्ट्स एटसेट्रा। अब ये फ्लावर्स जो हैं, ये प्लांट्स जो हैं, ये कुछ ना कुछ विशेषता जरूर रखते हैं। या तो इनके फ्लावर्स, पहली बात तो साइज में बड़े होंगे, वहाँ हमने बात की थी साइज में बहुत छोटे होंगे फ्लावर्स भी और सीड भी। यहाँ पर सीड भी बड़े होंगे और कंपेरेटिवली फ्लावर का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है। चमकीले रंग होंगे, नहीं तो प्योर वाइट होंगे। कारण क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ व्हाट विद इन द नाइट होता है कि एक सवाल पूछा था आपसे कि व्हाई द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर white in color, because of what white color can be easily seen in the night. Okay, रात के दौरान सफ़ेद रंग का जो फ्लावर है उसको आसानी से जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हैं या कुछ और जो एनिमल्स हैं वो आसानी से डिटेक्ट आउट कर पाते हैं। दूसरा, उनके अंदर बहुत पगनेंट स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल कहिए या पगनेंट स्मेल कहिए, जैसी भी है, बड़ी तीक्ष्ण गंध होगी। ओके, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तीसरी बात करते हैं एक्सट्रोज टाइप ऑफ द एंथर डेहिसेंस। ये मैं पहले बताया भी था आपको कि वहाँ पर इंट्रोज टाइप का डेहिसेंस होगा एंथर्स का, जबकि यहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रोज टाइप का डेहिसेंस होगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ द पोलन्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में परागकण बनते हैं। परागकण ज़्यादा बनते हैं, क्यों बनते हैं? यू कैन सी हियर हाउ द पोलन ग्रेन्स आर स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर्स। ये छोटे छोटे से पोलन ग्रेन्स आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो किस प्रकार से, दूसरा यह है कि बड़े कलरफुल ब्रैक्ट्स होते हैं। ये सब अननेसेसरी पार्ट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रिप्रोडक्शन में नहीं है, उसके बावजूद भी प्लांट अपनी एनर्जी को यहीं पर वेस्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ व्हाट, दीज आर फॉर अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग एजेंसीज। ओके, दूसरा हमने बात की आपसे ह्यूमस अमाउंट ऑफ द पोलन्स। तो यहाँ भी अगर हम लोग लेकर के चलें तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। खास तौर से जो एनिमोफिलस प्लांट्स होते हैं, अर्थात वायु के द्वारा परागित होने वाले प्लांट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आपको सल्फर शावर दिखाया गया है। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट के तौर पर आता है कि व्हाट इज़ द सल्फर शावर। नॉर्मली सल्फर शावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परागकण होते हैं, एक साथ झटके से बहुत सारे परागण जो हैं बाहर निकल आते हैं, पर्टिकुलरली जहाँ चीड़ देवदार के जंगल हैं। हालांकि हम जो बात कर रहे हैं आपको फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इजीली बड़े आसानी से जो देखे जा सकते हैं वो पोलन ग्रेन्स किसके हैं, ये चीड़ के जंगलों में देखे जा सकते हैं। तो क्या है, पीले पीले रंग के पूरे पूरे बादल से चलते हैं इनके, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में उसको चाहिए। अब डिपेंड करता है हवा के ऊपर, हवा का रुख अलग है तो क्या होगा, इनके पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने की संभावनाएं क्या होंगी, कम हो जाएंगी। यस, चलिए, एक बड़ा ब्यूटीफुल फिनोमेना आता है हार्कोगैमी। आपसे बहुत पूछा जाता है हार्कोगैमी क्या हुआ। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज द सेक्सुअल एडवांटेज इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स टू चेक द सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब जो द्विलिंगी फ्लावर्स हैं, क्योंकि उसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, अब ऐसा ना हो कि दोनों स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर उसको क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कारण ये है कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर के बीच में कुछ ना कुछ बैरियर अवश्य होगा। सो देयर इज अ बैरियर बिटवीन द एंथर एंड द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यस, इन केस ऑफ द, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं
अब जैसे यहाँ लेके चलिएगा, तो ये भी एक तरह से एग्जाम्पल है हार्कोगैमी का। आप देख रहे हैं कि स्टिग्मा जो है बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है और आपके जो फिलामेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में हैं। दोनों की म्यूचुअल डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। यस, तो एक तरह का क्या बन गया, बैरियर बन गया। और इसके अलावा भी कई प्रकार के बैरियर बन सकते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड एज द हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या हुआ कि जो स्टाइल है उसकी साइज डिफर होगा। अगर या तो ये हो सकता है कि जो स्टैमन्स हैं बहुत छोटे हों, स्टिग्मा बहुत बड़ी हो, या उसका उल्टा हो सकता है कि स्टिग्मा बहुत छोटी हो और स्टैमन्स बहुत ऊंचे निकल गए हों। यस, तो इन सब केसेस में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज द हार्कोगैमी। तीसरा वाला जो आप केस देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसके अंदर हार्कोगैमी नहीं है, बिकॉज ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर एट द सेम अप्रोच। एक ही लेवल पर तीनों स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। तो जैसे ही परागकण फटेंगे, यहाँ से इनके स्टिग्मा तक पहुँचने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। यस, तो इस वाले में क्या है, हार्कोगैमी नहीं होगी। बाकी इन दोनों कंडीशंस में जहाँ हेटेरोस्टाइली मैंने बताया, हार्कोगैमी होगा। यस, ओके। अभी यहाँ एक एडवांटेज और आती है हार्कोगैमी के लिए कि कंडीशन हो सकती है प्रोटो एंड्री की। प्रोटो एंड्री का मतलब ये हुआ कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए जब तक फीमेल पार्ट डेवलप हुआ ही ना हो। यस, तो तब तक क्या होगा कि जो एजेंसीज हैं, जो एजेंट्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट हों, चाहे बटरफ्लाई हों, चाहे वो बर्ड्स हों या कुछ भी रहे हों, वो सब के सब पोलन ग्रेन्स को अपने साथ ले जाएंगे या हवा के साथ में पोलन ग्रेन्स चले जाएंगे। उसके बाद में फीमेल पार्ट डेवलप होगा। यस, तब तक उस पर्टिकुलर फ्लावर के पोलन ग्रेन्स नहीं होंगे। अब उसी स्पीशीज के दूसरे किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ सकते हैं एजेंट के द्वारा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटो एंट्री कहते हैं। दूसरा लेके चलते हैं प्रोटोगाइनी, जैसे इसका रिवर्स मान लीजिएगा कि मेल पार्ट पहले डेवलप हो गया, फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो गया, फर्टिलाइज भी हो गया, जब तक इसके पोलन ग्रेन्स क्या थे, बहुत छोटे थे, अनमिच्योर थे। यस, तो ये कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोगाइनी। तीसरा आपसे बात की हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली आप समझ चुके हैं, पिछले डायग्राम में मैंने बताया था आपको कि स्टाइल का साइज जो है वो डिफरेंट हो। इसके अलावा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स जैसे कि इन केस ऑफ द कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, मदार के केस में क्या होता है, जो फीमेल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक पूरी पूरी प्लेट बन जाती है और ये जो स्टेमन्स होते हैं उस प्लेट के ऊपर होते हैं। तो किसी भी हालत में ये जो होते हैं स्टेमन्स इसके अंदर नहीं पहुंच सकते। होता ये है, फिर कोई बटरफ्लाई आती है उस प्लेट के नीचे से जाकर इसको पॉलिनेट करती है। यस, सो एज यू आर सीइंग हियर, यस इन दिस डायग्राम, जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो किस तरह से फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं ये। ओके, सो हार्कोगैमी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। अब आता है दूसरा पॉइंट इसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन है तो इससे कुछ ना कुछ नुकसान होंगे। तो मैं यहाँ केवल आपको इतना कहूँगा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस थे वो यहाँ पर इसके नुकसान हैं। वहाँ फ़ायदा किस बात का था, वहाँ आपने कहा था कि प्योरिटी ऑफ जनरेशन बनी रहती है। आप कहते हैं साहब कि यहाँ पर प्योरिटी ऑफ जनरेशन नहीं होती, कैरेक्टर्स के अंदर स्लाइड चेंज हो जाता है। ओके, चलिए दूसरे के चलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन्स बनाने में एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। दीज आर डिपेंड अपॉन द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। यहाँ पर जो प्रक्रिया है परागण की, ये किसके ऊपर निर्भर करती है, एजेंट्स के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ द एसेसरी प्रोडक्ट्स लाइक द नेक्टर। ये यहाँ पर इन सब चीज़ों का निर्माण करना पड़ता है और इन सब चीज़ों के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लांट को खर्च करनी पड़ती है। ओके, देन समटाइम्स स्टेराइल सीड्स आर प्रोड्यूस। अभी यहाँ क्या होता है कि आप आगे पढ़ेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है, हाइब्रिडाइजेशन जितना नियर बाई होगा उतना एडवांटेज है और जितना दूर होगा अर्थात दूर की प्रजातियों में होगा उतना ही ज़्यादा समस्या बन जाती है। तो कभी कभी क्या है कि स्टेराइल हाइब्रिड्स बन जाते हैं। ओके, जैसे अगर मैं दूसरी तरह से बात करूं तो जैसे कि इन केस ऑफ द एनिमल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इफ़ वी क्रॉस बिटवीन आस एंड डंकी, नो इट इज़ मेयर एंड द डंकी, इन दैट अ केस म्यूल विल प्रोड्यूस। अगर नर गधा और मादा घोड़ी के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार से जो खच्चर डेवलप होते हैं दे आर स्टेराइल इन नेचर।
ओके, स्टैमिना होगा, विगर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो क्या है, दे विल बी स्टेराइल इन नेचर। तो वही केस आपको प्लांट्स के केस में भी मिल जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं, फटाफट ले लेते हैं इसको। तो फायदे के तौर पर हम बात करते हैं पर परागण में, वही जो उसके नुकसान थे वही यहाँ पर इसके फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि हाइब्रिड विगर बन के चलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बीजों का निर्माण होता है, बीज बड़े होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं और जीवित रहते हैं। ओके, तीसरा लेके चलते हैं कि नव ऊर्जा अर्थात संकर ओज युक्त बीज होते हैं। तो जो प्लांट डेवलप होगा उसके अंदर कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी, जो फूड प्रोडक्ट उसके अंदर बन रहा है उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आइए देखते हैं हमने अब तक के डिस्कशन में क्या जाना। हमने जाना कि पॉलिनेशन क्या होता है, हमने जाना कि पॉलिनेशन का महत्व क्या है, हमने जाना कि पॉलिनेशन के प्रकार कितने हैं, जैसे कि स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के तौर पर हमने इसको डिफाइन किया। इसके बाद में हमने जाना कि इसके एडप्टेशंस क्या क्या हो सकते हैं, फिर हमने जाना कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, फ़ायदे क्या हो सकते हैं और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा टॉपिक था कि क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन को हमने पहले डिफाइन किया, फिर उसके एडप्टेशंस को जाना, एडवांटेज को जाना और डिसएडवांटेजेस को जाना। ओके, तो इसके साथ ही हम इसका जो खंड 3 है उसको कंप्लीट करते हैं। आई होप यू एंजॉय। अभी जो कुछ छात्रों की समस्या थी कि उनको जो है डिक्टेट करने में दिक्कत आ रही थी, तो यू कैन इजीली मेक योर नोट्स हियर। आप यहाँ से आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए, तो बने रहिएगा।